हैरी पॉटर और पारस पत्थर बाय J.K. रॉलिंग। चैप्टर 1 वो लड़का जो जिंदा बच गया। सड़क के मोड़ पर डर्सली को पहली अजीब चीज दिखी। एक बिल्ली जो नक्शा पढ़ रही थी। नहीं नहीं, बिल्लियां ना ही नक्शा पढ़ सकती है ना ही साइन बोर्ड। चोगे पहने लोग हर तरफ दिख रहे थे और उनमें से ज्यादातर एक दूसरे के साथ कानाफूसी कर रहे थे। हाँ, पॉटर परिवार के घर पे। हाँ सही है, मैंने तो ऐसा ही सुना है। हाँ, उनका बेटा हैरी। मुझे विश्वास है कि पॉटर नाम के ऐसे भी बहुत लोग होते होंगे जिनके बेटे का नाम भी हैरी होगा, परंतु चोगा पहने लोग। खुशियाँ मनाओ, क्योंकि तुम जानते हो कौन आखिरकार चला के आए। और अंत में हर जगह के लोग बता रहे हैं कि आज इस देश की उल्लुओं की हरकतें बहुत ही अजीब रही। आज सूरज उठने के बाद से सैकड़ों उल्लू हर दिशा में उड़ते नजर आए हैं। पूरे ब्रिटेन में उल्काओं की बारिश, इनके उजालों में उल्लू का उड़ना, हर तरफ चोगे पहने लोग और पॉटर परिवार के बारे में कानाफूसी। उनका बेटा, उसकी उम्र भी तो हमारे डडली जितनी ही होगी। उसका नाम क्या है? हेरल्ड, है ना? हैरी, और मुझे लगता है कि बहुत घटिया और सड़क छाप नाम है। पर बाहर मुंडेर पर बैठी बिल्ली की आंखों में तो नींद का नामो निशान भी नहीं था। वो अब भी किसी मूर्ति की तरह स्थिर बैठी थी, जैसे उसे किसी का इंतजार था। बिल्ली जिस मोड़ पर नजरें जमाई थी, वहां एक आदमी प्रकट हुआ। वो इतनी अचानक और चुपचाप प्रकट हुआ था कि देखने वालों को लग सकता था कि वह जमीन के भीतर से निकला हो। इस आदमी का नाम था अल्बस डम्बलडोर। न जाने क्यों उन्हें बिल्ली को देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे मालूम होना चाहिए था। वो बिल्ली के पास मुंडेर पर बैठ गए। उन्होंने बिल्ली से कहा, आप यहाँ क्या कर रही है प्रोफेसर मैकगोनागल? वो बिल्ली की तरफ देखकर मुस्कुराए, परंतु बिल्ली गायब हो चुकी थी। बिल्ली के बजाय वो एक गंभीर सी दिखने वाली महिला की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिन्होंने ठीक उसी तरह के एक चौकोर चश्मा पहने थी, जिस तरह के निशान उस बिल्ली की आंखों के चारों ओर थे। उन्होंने भी एक चोगा पहने थी जो गहरे हरे रंग का था। उनके बाल कसकर जूड़े में बंधे हुए थे। साफ नजर आ रहा था कि वो कुछ परेशान थी। गुड इवनिंग प्रोफेसर डम्बलडोर। आप कैसे समझे कि बिल्ली मैं ही थी? माय डियर प्रोफेसर, मैंने आज तक किसी बिल्ली को इतना तंग कर बैठते हुए नहीं देखा। अगर आपको दिन भर ईंट के मुंडेर पर बैठना पड़ता तो आप भी ऐसे ही तन कर बैठते। दिन भर, जबकि आप भी जश्न मना सकती थी। यहाँ आते समय मैं रास्ते में दर्जन भर दवातों और समारोह के पास से होता हुए आ रहा हूँ। अरे हाँ, सब जश्न मना रही है। वैसे समझदारी इसी में होती कि वो थोड़ा सावधान रहते, परंतु नहीं, यहाँ तक कि मगलू भी जान गया है कि कोई अजीब चीज हुई है। उन्होंने अपने सिर को डर्सली के अंधेरे ड्राइंग रूम के खिड़की के तरफ झटके से मोड़ा और कहा, उनके समाचारों में ये खबर थी, उल्लुओं के झुंड उल्काए। फिर उन्होंने डम्बलडोर पे तीखी निगाह डाली, मानो उम्मीद कर रही थी कि वे कुछ कहेंगे, परंतु
चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो आगे बोलती ही गई। वो लोग पूरी तरह से मूर्ख नहीं है, उन्हें तो पता चलना ही था। केंट में उल्काओं की बारिश। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि ये डिडलस ड्रेगल का काम होगा। उसमें तो ढेले भर की भी अकल नहीं है। आप उन्हें दोष कैसे दे सकती? पिछले 11 सालों से हमारे पास जश्न मनाने की कोई वजह ही नहीं थी। मैं जानती हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग बेवकूफी पर ही उतर आए। लोग सरासर लापरवाही कर रहे हैं। उन लोगों ने तो मगलुओं जैसे कपड़े तक नहीं पहने हैं, जो कि पहनकर बड़ी दोपहर में सड़क पर घूम रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। कितना बढ़िया रहेगा अगर जिस दिन तुम जानते हो कौन आखिरकार गायब हो गया है, उसी दिन मगलुओं को भी हमारे बारे में पता चल जाए। मुझे लगता है कि वो सचमुच चला गया है ना डम्बलडोर? हाँ, लगता तो ऐसे ही है। हमें बहुत सी चीजों के लिए ऊपर वाले का एहसान मानना चाहिए। क्या आप शरबत लेमन लेंगी? क्या? शरबत लेमन, एक तरह की मगलू मिठाई। मुझे तो बहुत पसंद है। नहीं शुक्रिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने बड़े ही ठंडे स्वर में कहा, मानो कहना चाहती है कि ये भी कोई वक्त है शरबत लेमन खाने का। तो जैसे मैंने कहा, अगर तुम जानते हो कौन चला भी गया है। माय डियर प्रोफेसर, कम से कम आप जैसी समझदार महिलाओं को तो उसका नाम लेना ही चाहिए। ये तुम जानते हो कौन की बकवास छोड़िए। पिछले 11 साल से मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो उसे उसके असली नाम से बुलाए, वोल्डेमॉर्ट। प्रोफेसर मैकगोनागल थोड़ा पीछे हट गई। हाँ, अगर हम कहते रहे तुम जानते हो कौन, तुम जानते हो कौन, तो समझने मुश्किल हो जाता है। मुझे तो कभी नहीं लगा कि वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने में डरने की कोई वजह है। मैं जानती हूँ कि आप नहीं डरते, आपकी बात अलग है। सब जानते हैं कि आप ही वो इकलौते आदमी है जिसे तुम जानते हो का। अरे अच्छा, वोल्डेमॉर्ट डरता था। आप मेरी जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रही है। वोल्डेमॉर्ट में ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जो मुझ में कभी भी नहीं हो सकती। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इतने महान हैं कि आप उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मेरी किस्मत अच्छी है कि आज अंधेरा है। मैं तब से इतना कभी नहीं शर्माया जब मैडम पोम्फ्रे ने मेरे नए मफलर की तारीफ की थी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने डम्बलडोर की ओर घूरकर देखा और कहा, उल्लुओं की तो छोड़िए, उससे भी तेज रफ्तार से अफवाहें चारों तरफ उड़ रही है। आप जानते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं? क्यों गायब हो गया? कि आखिर किस चीज ने उसे रोक दिया? ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रोफेसर मैकगोनागल उस मुद्दे पर पहुंच गई थी जिस पर चर्चा करने के लिए वो सबसे ज़्यादा बेचैन थी। वो असली कारण जिसके वजह से वो ठंडे मुंडेर पर दिन भर बैठकर इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ना तो बिल्ली के रूप में और ना ही महिला के रूप में उन्होंने डम्बलडोर पे पहले इतनी तीखी निगाह डाली थी कि जो वो इस समय डाल रही थी। ये बात तो साफ था कि चाहे लोग कुछ भी बोल रहे हो,
वो उनकी बात पर तब तक यकीन नहीं करने वाली जब तक डम्बलडोर खुद ना कह दे कि ये सच था। परंतु इस समय डम्बलडोर एक और शरबत लेमन छांट रहे थे, जो उन्होंने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। लोग कह रहे हैं कि वोल्डेमॉर्ट कल रात गॉड्रिक हॉलो में पॉटर परिवार की तलाश में गया था। अफवाह यह है कि लिली और जेम्स पॉटर कि वो लोग मर चुके हैं। डम्बलडोर ने सिर झुकाया। प्रोफेसर मैकगोनागल के मुंह से आह निकल गई। लिली और जेम्स, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। डम्बलडोर आगे बढ़े और प्रोफेसर मैकगोनागल का कंधा थपथपाया। मैं जानता हूँ। आगे बोलते समय प्रोफेसर मैकगोनागल की आवाज़ थरथरा रही थी। ये ही नहीं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसने उनके बेटे हैरी पॉटर को भी मारने की कोशिश की, परंतु वो उसे नहीं मार पाया। वो उस बच्चे को नहीं मार पाया। कोई नहीं जानता कि क्यों या कैसे, परंतु लोग कह रहे हैं कि जब वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर को नहीं मार पाया तो उसकी शक्ति नष्ट हो गई और इसलिए वो गायब हो गया। हाँ, ये सच है। जब उसने इतना कुछ किया था, जब उसने इतने सारे लोगों को मार डाला था, उसके बाद भी वो एक छोटे से बच्चे को नहीं मार पाया। बड़ी हैरानी की बात है, उसे रोकने वाला कौन था? परंतु भगवान के लिए मुझे ये बताइए कि हैरी कैसे बच गया? हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। शायद हम इसका कारण कभी नहीं जान पाएंगे। प्रोफेसर मैकगोनागल ने जाली वाला रुमाल निकाला और चश्मे के नीचे से अपनी आंखें पोंछी। डम्बलडोर ने गहरी सांस खींचते हुए अपने जेब से एक सुनहरी घड़ी निकाली और उससे ध्यान से देखा। ये घड़ी बहुत ही विचित्र थी, क्योंकि इसमें 12 कांटे थे, पर अंक एक भी नहीं था। इसके बजाय इसके किनारों में छोटे ग्रह घूम रहे थे। बहरहाल इसमें डम्बलडोर को कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि उन्होंने इसे वापस अपने जेब में रख लिया और कहा, ओह, हैग्रिड को देर हो गई। मुझे लगता है उसी ने आपको ये बताया होगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। हाँ, और मुझे लगता है आप मुझे ये जरूर बताएंगे कि आप कहीं और जाने के बजाय यहाँ क्यों आए हैं। मैं हैरी को उसके अंकल आंटी के पास छोड़ने आया हूँ। अब उसके परिवार के नाम पे सिर्फ यही लोग बचे हैं। आपका इशारा कहीं उन लोगों की तरफ तो नहीं है जो यहाँ रहते हैं? डम्बलडोर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैंने दिन भर इन लोगों पर नजर रखी। दुनिया में आपको ऐसे 2 लोग नहीं मिल सकते जो हमसे इतने अलग हो। और उनका एक बेटा भी है। मैंने देखा वो अपनी माँ को पूरी सड़क पर लात मारता जा रहा था और मिठाई खाने की जिद कर रहा था। हैरी पॉटर यहाँ रहेगा? ये उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसके अंकल आंटी उसे सब कुछ समझा देंगे। मैं उनके लिए चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी? डम्बलडोर, क्या आपको सचमुच लगता है कि चिट्ठी में आप उन्हें सारी बात समझा सकते हैं? ये लोग उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। वो मशहूर होगा, चारों तरफ उसका नाम होगा,
मुझे हैरानी नहीं होगी अगर फ्यूचर में आज का दिन हैरी पॉटर डे के रूप में मनाया जाए। हैरी के बारे में किताबें लिखी जाएगी, हमारे दुनिया के हर बच्चे की जुबान पर उसका नाम होगा। बिल्कुल ठीक कहा। ये किसी भी बच्चे का दिमाग खराब करने के लिए काफी है। वो मशहूर हो जाएगा इससे पहले वो चलना या बोलना सीखे। उसे तो वो घटना याद भी नहीं होगी जिसके लिए वो मशहूर है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर वो इस सब से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा होगा, जब तक कि वो इसे झेलने के लिए तैयार ना हो जाए? प्रोफेसर मैगोनेगल ने मुंह खोला, फिर अपने इरादा बदलकर अपने विचार को निगला और आगे कहा, हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, पर वो बच्चा यहाँ आएगा कैसे? उन्होंने अचानक डम्बलडोर के चोगे को घूरा, जैसे उन्हें लग रहा हो कि हैरी इसी के नीचे छुपा था। हैग्रिड उसे ला रहा है। क्या ऐसे जरूरी काम के लिए हैग्रिड पे भरोसा करना ठीक है? हाँ, मुझे हैग्रिड पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका दिल बुरा है, पर आप इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे कि वो थोड़ा लापरवाह है। उसकी ये आदत है कि ये किस चीज की आवाज है? एक हल्की गड़गड़ की आवाज ने उनके चारों ओर फैली खामोशी को तोड़ा। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। उन्होंने सड़क पर ऊपर और नीचे की तरफ हेडलाइट की रोशनी की तलाश की और जब आवाज बहुत तेज हो गई तो उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। एक बड़ी मोटरसाइकिल हवा में से निकलकर नीचे उतरी और उनके सामने सड़क पर आकर खड़ी हो गई। मोटरसाइकिल बहुत बड़ी थी, परंतु ये उस आदमी के मुकाबले कुछ नहीं थी जो उस पर बैठे हुआ था। वो आम आदमी की तुलना में दुगना लंबा था और कम से कम 5 गुना चौड़ा था। वो एकदम जंगली लग रहा था क्योंकि काले बालों और दाढ़ी की लंबी लटों ने उसके ज़्यादातर चेहरे को छुपा रखा था। उसके हाथ कूड़ेदान के ढक्कन जितने बड़े थे और चमड़े के जूतों में उसके पैर बेबी डॉल्फिन जैसे लग रहे थे। उसकी विशाल शक्तिशाली बाहों में कंबलों की एक पोटली थी। हैग्रिड, आखिरकार तुम आ ही गए। और तुम्हें ये मोटरसाइकिल कहाँ से मिली? उधर ली है प्रोफेसर डम्बलडोर सर। हैग्रिड ने मोटरसाइकिल से सावधानी से उतरते हुए कहा, सीरियस ब्लैक ने हमें ये उधर दी है। हम उसे ले आए सर। कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं सर, घर तो लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया था, परंतु इससे पहले कि मगलू चारों तरफ जमा हो जाते हम उसे सही सलामत बाहर निकल लाए। जब हम ब्रिस्टल के ऊपर से उड़ रहे थे तब उसकी नींद लग गई। डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगोनेगल आगे झुके और उन्होंने कंबलों की पोटली के ऊपर से झांका। अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो गहरी नींद में सो रहा था। उसके माथे पर काले घने बालों के नीचे उन्हें एक अजीब सी आकार का घाव दिख रहा था, जैसे वहां पर बिजली गिरी हो। क्या यहीं पर? हाँ, उसके माथे पर ये निशान जिंदगी भर रहेगा।
क्या आप इस बारे में कुछ कर नहीं सकते? अगर मैं कर भी सकता तो भी नहीं करता। श्राप के निशान कई बार बहुत काम आते हैं। मेरे खुद के बाएं घुटने के ऊपर एक निशान है जो लंदन के अंडरग्राउंड का बेहतरीन नक्शा है। उसे मुझे दे दो हैग्रिड। बेहतर होगा कि हम इस काम को जल्दी से निपटा दें। डंबलडोर ने हैरी को अपनी बाहों में ले लिया और डर्सली के घर की तरफ मुड़े। क्या हम उसे गुड बाय कर सकते हैं सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसने अपना बड़ा झबरीले बालों वाला सिर हैरी पर झुकाया और अपने लटकते हुए बालों को छुआते हुए इसे बहुत हल्के से चूम लिया। फिर अचानक हैग्रिड के मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे कोई घायल कुत्ता रो रहा हो। मगलू जाग जाएंगे। सॉरी, पर हम इसे सहन नहीं कर सकते। लिली और जेम्स मर गए और बेचारे छोटे से हैरी को मगलू के साथ रहना पड़ेगा। हाँ, बहुत दुख की बात है, पर अपने आप को संभालो हैग्रिड, वरना लोग हमें देख लेंगे। प्रोफेसर मैगोनागल ने फुसफुसाते हुए कहा। जब डंबलडोर बगीचे की नीची दीवार को लांघकर सामने वाले दरवाजे तक गए तो प्रोफेसर मैगोनागल हैग्रिड के बाहों को डरते डरते थपथपा रही थी। डंबलडोर ने हैरी को धीरे से दरवाजे की सीढ़ियों पर लिटा दिया। अपने चोगे से एक चिट्ठी निकाली, उसे हैरी के कंबलों के अंदर सावधानी से रखा और उसके बाद वो उन दोनों के पास लौट आए। पूरे 1 मिनट तक वे तीनों खड़े रहे और उस छोटी सी पोटली को निहारते रहे। हैग्रिड के कंधे हिल रहे थे। प्रोफेसर मैगोनागल की पलकें लगातार झपक रही थी और डंबलडोर की आंखों में जो चमक आमतौर पे नजर आती थी वो इस समय दिख नहीं रही थी। तो अब हमारा काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा कि हम यहाँ से चल दें और जश्न में शामिल हो जाए। हाँ, हम ये मोटरसाइकिल सीरियस ब्लैक को लौटा देंगे। गुड नाइट प्रोफेसर मैकेनिकल। गुड नाइट प्रोफेसर डंबलडोर सर। अपनी बहती हुई आंसुओं को अपनी जैकेट की आस्तीन से पोंछते हुए हैग्रिड मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और किक मारकर उसके इंजन में जान डाल दी। फिर तेज गरज के साथ मोटरसाइकिल हवा में उठी और रात के अंधेरे में गुम हो गई। प्रोफेसर मैकेनिकल, मुझे आशा है कि आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। गुड नाइट अल्बस। प्रोफेसर मैगोनागल ने अजीब अंदाज से कहा और अगले ही पल वो गायब हो चुकी थी। डंबलडोर कुछ पल वहीं खड़े रहे जैसे कि कुछ सोच रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी चांदी का बत्ती बुझाने वाले यंत्र को निकाला। उन्होंने उसे एक बार क्लिक किया तो रोशनी के 12 गोले सड़क के लैंपों की तरफ तेजी से लपके और प्रिवेट ड्राइव अचानक नारंगी रोशनी में नहा गया। उन्होंने कंबलों की पोटली की तरफ देखा। वो बच्चा अभी भी सो रहा था। जाने से पहले उन्होंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा,
गुड लक हैरी। हल्की हल्की हवा प्रीवे ड्राइव की साफ सुथरी झाड़ियों को हिला रही थी। काले आसमान के नीचे सब कुछ शांत और स्थिर था। ये वो आखिरी जगह थी जहां आप आश्चर्यजनक घटनाओं की होने की उम्मीद कर सकते थे। हैरी पॉटर ने सोते सोते अपने कंबलों के अंदर कड़वाट बदली। उसके नन्हे से हाथ ने पास रखी चिट्ठी को पकड़ लिया और वो सोता रहा। वो नहीं जानता था कि वो खास था, ये भी नहीं कि वो मशहूर था, ये भी नहीं कि वो कुछ घंटे बाद मिसेस डर्सली की चीख सुनकर उठेगा जब वो दूध की बोतल रखने के लिए सामने वाला दरवाज़ा खोलेंगी। वो ये भी नहीं जानता था कि अगले कुछ सप्ताह उसका कजिन डडली उसे नोचेगा और तंग करेगा। और वो ये तो जान ही नहीं सकता था कि इस समय पूरे देश में छुप छुप कर मिल रहे लोग अपने ग्लास उठाकर दबी आवाज में कह रहे थे, हैरी पॉटर के नाम, वो लड़का जो जिंदा बच गया।